हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपना 4th वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था और वेपर प्रेशर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना जिसके कि दोनों ही अवयव विलय और विलायक वाष्पशील हैं, उनका किस प्रकार से वेपर प्रेशर निकालते हैं और राउल्ट का नियम किस प्रकार से वहां पर अप्लाई होता है, वह हमने अपने 4th वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के सेकंड पार्ट अर्थात वाष्पशील विलायक में किस प्रकार से हम अवाष्पशील विलय घोलें और उनका वेपर प्रेशर किस प्रकार से वेरी करता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत अधिक हमारे 4th वीडियो लेक्चर से सिमिलर है। एक बार आप हमारा 4th वीडियो लेक्चर अवश्य देखिएगा जिससे कि आपका इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर से रिपीट कराना चाहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम वेपर प्रेशर का जो सेकंड केस है जिसमें कि हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घोलेंगे उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी हम विलायक लेंगे वह द्रव अवस्था में होगा और जो विलय होगा वह ठोस अवस्था में होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि जल के अंदर हमने ग्लूकोज घोल दिया या जल के अंदर हमने यूरिया घोल दी या जल के अंदर हमने सुक्रोज घोल दिया। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यदि मैं 4th वीडियो लेक्चर को एक बार रिवाइज करूं तो वहां पर हमने वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलय घोला था, जैसे कि हमने जल के अंदर मैथिल अल्कोहल घोला तो वहां पर दोनों की ही वेपर्स बन रही थी। जो वाष्पशील विलायक था उसकी भी वेपर बन रही थी, उसकी भी वाष्प बन रही थी। वाष्पशील विलय था उसकी भी वेपर वहां पर बन रही थी। तो विलयन के अंदर जो हमने विलायक है और जो विलय है उन दोनों की वाष्प दाब का हमने योग करके उस विलयन का वाष्प दाब हमने ज्ञात किया था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होगा। यहाँ पर केवल विलयन का एक ही अवयव वाष्पशील है, विलायक हमने यहाँ पे वाष्पशील ले रखा है और विलय हमने अवाष्पशील ले रखा है। तो यही यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि केवल विलयन के विलायक की ही वाष्प बनेगी और विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वह विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। बाकी सब कुछ उसी प्रकार से हम ड्राइव करेंगे, उसी प्रकार से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो एक बार आप अवश्य हमारा 4th वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा और दोनों को कंपेयर करिएगा। जो हमारा 4th वीडियो लेक्चर है और जो हम ये 5th वीडियो लेक्चर बना रहे हैं इन दोनों के नोट्स बनाइएगा और उनको एक साथ कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एक सीलबंद बर्तन में हमने वाष्पशील विलायक ले लिया। हमने यहाँ पे विलायक के अणुओं को ए से प्रदर्शित किया है। यहां पे मैं लिख देता हूं वाष्पशील, अंग्रेजी में इसको वोलेटाइल बोलते हैं, वाष्पशील विलायक। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। जब ये शुद्ध अवस्था में होगा तो इसकी जो वाष्प होगी वह इस पर शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी कि इस कंटेनर के अंदर जो वाष्पशील विलायक है उसका जो वाष्प दाब है वह PA0 है, जो उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। एक दूसरा हमने यहाँ पर सीलबंद बर्तन ले लिया और इसमें हमने अवाष्पशील विलय ले लिया। इसको हम B से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर अवाष्पशील विलय। इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि ये अवाष्पशील है तो इसकी तो वेपर यहां पर बनेगी नहीं और जब इसकी यहाँ पे वेपर्स अर्थात वाष्प नहीं बनेगी तो इसका वाष्प दाब भी नहीं होगा। इन दोनों को हमने मिला दिया और विलयन का निर्माण किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूं विलयन, जिसमें कि A और B दोनों अवयव मौजूद हैं। A विलायक है और B जो है वो विलय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अणु A के होंगे, कुछ B के होंगे, A के B के A के B के। यहाँ पर जो सतह पर B के मॉलिक्यूल्स हैं
क्योंकि उनकी वेपर्स तो बनेगी नहीं, उनके नीचे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई विलयन हो जिसमें कि बाष्पील विलायक में अबाष्पील विलय घोला जा रहा हो, तो विलयन में मौजूद बी जो अबाष्पील विलय है उसकी वेपर्स नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वाष्पन केवल सतह से होता है और सतह का एक काफी बड़ा हिस्सा अवाष्पशील विलय या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्युपाई कर लिया है, घेर लिया है। तो कुल मिलाकर के वाष्प दाब में यहां पर कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वह P के बराबर हमने माना, और जो कि PA के बराबर होगा। यहां पर विलयन के अंदर जो A की वाष्प दाब है वह PA है, उसके बराबर यहां पर इसका वाष्प दाब होगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब वाष्पशील विलायक के कारण होगा, क्योंकि उसके अंदर अवाष्पशील विलय भी मौजूद है और अवाष्पशील विलय वाष्प बनाएंगे नहीं, तो उनका यहां पर विलयन के वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होगा। यही मुख्य अंतर है पहले वाले केस में, जिसमें कि विलायक वाष्पशील है, विलय भी वाष्पशील है। वहां पर विलयन का कुल वाष्प दाब PA प्लस PB के बराबर होता था। यहाँ पर चूंकि विलय अवाष्पशील है और केवल विलायक ही वाष्पशील है, तो यहाँ पर विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। राउल्ट का नियम हम जानते हैं। राउल्ट का नियम हमको बताता है कि विलयन में उपस्थित अवयवों का आंशिक वाष्प दाब विलयन के उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले वाले केस में भी मैंने लिखा था राउल्ट के नियम अनुसार विलयन में उपस्थित अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहां पर विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, PA समानुपाती का ये। इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब तक हमने ये समझा कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और विलयन के अंदर वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, एक नियतांक लगा दिया, समीकरण नंबर 2 कह दिया इसको। शुद्ध अवस्था में जबकि केवल विलायक ही उपस्थित है, वहां पर PA का मान PA नॉट के बराबर होगा और KA का मान 1 के बराबर होगा। ये मान समीकरण नंबर 2 में लगा देते हैं। PA नॉट बराबर K गुणा 1, तो इस प्रकार से K का मान PA नॉट के बराबर आ जाता है। ये जो K का मान है समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 2 में लगा देते हैं। तो PA बराबर PA नॉट KA समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 1 में मान लगा देते हैं। P बराबर PA नॉट KA समीकरण नंबर 5। हम जानते हैं कि विलयन के जो अवयव होते हैं उनके मोल अंश का योग 1 होता है। यहां से KA का मान निकाल लीजिए 1 माइनस KB, समीकरण नंबर 5 में इसका मान लगा दीजिए। तो P बराबर
पी ए नॉट 1 माइनस काई बी, ब्रैकेट खोल दीजिए, पी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काई बी, पक्षांतर कर दीजिए, पी ए नॉट काई बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, पी ए नॉट काई बी बराबर पी ए नॉट, और ये पी जो है विलयन का कुल वाष्प दाब, उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, काई बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। इस डेरिवेशन का या कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इस प्रकार अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। यदि मैं फिर से एक बार रिवाइज करूं और इसका कंपेयर मैं वीडियो लेक्चर नंबर 4 से करूं तो वहां पर जो टोटल प्रेशर था मिलियन का वो पीए प्लस पीबी के बराबर था, क्योंकि उसके दोनों ही अवयव वाष्पशील थे। यहाँ पर केवल एक ही अवयव वाष्पशील है जो कि विलायक है, तो विलयन का कुल दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, और इस प्रकार से हमने इसको ड्राइव करके इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त की। इक्वेशन नंबर 6 को समझने का प्रयास करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर जो पी ए नॉट है उसका मतलब है विलायक का वाष्प दाब, पी का मतलब है विलयन का वाष्प दाब, काई बी का मतलब है विलय का मोल अंश। तो आपने यहाँ पे ये देखा, जब हम विलायक से, यहाँ पर विलायक है वाष्पशील, विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कुछ कम हो जाता है। निश्चित ही यहाँ पर पी ए नॉट का मान ज्यादा होगा और पी का मान जो विलयन का वाष्प दाब है वह कम होगा। तो जब हम विलायक से विलयन बनाते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है। व्यवहारिक रूप से भी ये सही है। जब आप जल के अंदर जो कि विलायक है चीनी या ग्लूकोज घोलेंगे तो विलयन जो आपको मिलेगा उसकी सांद्रता थोड़ी बढ़ जाएगी। जब सांद्रता बढ़ जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वेपर्स कम बनेंगी, और जब उसकी वेपर्स कम बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम विलायक से विलयन बनाते हैं तो वाष्प दाब में थोड़ी कमी आ जाती है, और यही हमारा नियम यहाँ से कहता है, पी ए नॉट माइनस पी, यही हमको दिखाता है। इसको कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पी ए नॉट माइनस पी बराबर वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना। अब ये जो पी ए नॉट माइनस पी है, इसको हमने विलायक के वाष्प दाब से विभाजित कर दिया है, तो हम इसको बोलेंगे पी ए नॉट पी अपॉन पी ए नॉट वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। आपेक्षिक रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी कि जो अवनमन हुआ है, वाष्प दाब का जो अवनमन हुआ है पी ए नॉट माइनस पी, हमने उसको विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार हमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्राप्त हुआ, जो कि काई बी के बराबर है, और काई बी क्या है, विलय का मोल अंश। तो यही नियम निकल करके आता है जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घोलते हैं, तो हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर
होता है और इसको ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ये राउल्ट का नियम ऐसे विलयन के लिए है जिसके अंदर वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घुला हुआ है। थोड़ा सा अलग है ये, जो पहले वाला केस है उससे थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पर हमने केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं और इसके अंदर वाष्पशील विलायक में हमने अवाष्पशील विलय घोला है, तो उसके लिए राउल्ट का नियम स्थिर ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, फिर से आपको दोहरा देता हूँ। जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय घोलते हैं, जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी घोली, सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाने से वाष्पन कम हो जाता है, वाष्पन कम हो जाने से वाष्प दाब घट जाता है। लेकिन जो हमारा पहले वाला केस था उसमें दोनों के दोनों अवयव वाष्पशील थे और वहां पर नेट विलयन का वाष्प दाब दोनों ही अवयवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि एक ही अवयव वाष्पशील है तो यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वह उस अवयव के आंशिक वाष्प दाब के बराबर है जो कि वाष्पशील है। तो चूंकि यहाँ पर हमने विलायक को वाष्पशील लिया है तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। सिंपल सा डेरिवेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सामने आप लिमिटेशन लिखी हुई देख रहे होंगे, इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये राउल्ट का नियम तभी लागू होता है जबकि ताप स्थिर रहता हो। विलय और विलायक की आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। विलय का विलायक में ना तो वियोजन होना चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि हमने विलायक के अंदर विलय डिजोल्व किया और वो विलायक में जाकर के 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया, और ना ही विलय की विलायक में कोई संगुणन होना चाहिए, अर्थात उसके अणुओं का आपस में ऐसा ना हो कि विलायक में विलय घोलने पर विलय के अणु आपस में जुड़ गए, AA = A2 हो गए। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने वाष्प दाब की बात की और वाष्प दाब को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। ऐसे विलयन जिसके दोनों अवयव वाष्पशील है उनका वाष्प दाब निकाला वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, और इस वीडियो लेक्चर में हमने ऐसे विलयन का वाष्प दाब निकाला जिसका एक अवयव वाष्पशील है। इन दोनों को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा इन दोनों लेक्चर्स के और उनको कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी यदि कोई कठिनाई आती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा, और जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में समझेंगे, जो कि एक अच्छा थ्योरेटिकल लेक्चर है।